आज इस वीडियो में आप सभी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करूंगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले हम देखते हैं कि जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में उन्होंने कहा कि जो नाभिक होता है परमाणु के केंद्र में, जहाँ पर समस्त उसका धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, उसके चारों तरफ विभिन्न वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में परमाणु स्थायी क्यों होता है, इसकी स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकी, और जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आई वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। ये दो समस्याएं थी जिनका समाधान नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में किया। नील्स बोर ने माना कि कोई भी परमाणु की जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं वह कक्षाएं निश्चित होती हैं, और दूसरा इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विधिवत क्या किया, व्याख्या किया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को आप अंतिम तक देखें ताकि आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छे से समझ आए। पहले देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम वह रंगीन पट्टी या विकिरणों का क्रम है जो श्वेत प्रकाश या किसी विकिरण को प्रिज्म या ग्रेटिंग से गुजरने पर उसकी विभिन्न तरंग दैर्ध्यों में विभाजित होने से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर हमारा यह विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, यदि इस विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम प्रिज्म में से होकर गुजारें तो यह दो भागों में हमको जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, दो भागों में। यह जो ऊपर और नीचे का स्पेक्ट्रम है यह अदृश्य क्षेत्र होता है, ये हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता है, परावैंगनी क्षेत्र है, और यह अवरक्त क्षेत्र है, ये हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता। बाकी ये जो 7 रंग है बैजानी है, पिनाला, ये हमारी आंखों को दिखाई देते हैं। तो ये इस प्रकार के जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है पट्टी, यह हमारा क्या होता है, स्पेक्ट्रम। अब यह जो स्पेक्ट्रम होगा, हम देखते हैं दो स्पेक्ट्रम के प्रकार। तो यहाँ जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को देखें कि यदि हम कोई मान लेते हैं यह ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी को जब उच्च ताप पर गर्म किया गया, तो उच्च ताप पर गर्म करने के बाद उसका जब स्पेक्ट्रम प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो यह जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है यह सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जो सतत स्पेक्ट्रम होता है उसमें सभी तरंग दैर्ध्य की पट्टियां क्रम से व्यवस्थित होती हैं। और यदि हम इसको दूसरी ओर देखें, ये हमारा ये जो दूसरा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यदि इसमें परमाणु अवस्था में है, कैसा अवस्था है, परमाणु की, यदि हम इस विकिरण को हम कहाँ से होकर गुजारें, एक गैस क्लाउड से होकर गुजारें, और गैस क्लाउड किसका है, मान लेते हैं ये सोडियम का है, सोडियम परमाणु हाइड्रोजन परमाणु का है। तो यहाँ से होकर के जब ये आएगा तो ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, यह स्पेक्ट्रम क्या होगा, रेखीय स्पेक्ट्रम होगा। लेकिन यदि यह गैस अणुओं का है, जैसे H2 है, N2 है, O2 है, अणुओं का है, तो यह जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वह बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो यहाँ से सीधे जब स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, और जब इस स्पेक्ट्रम को किसी गैस या ठंडे पदार्थ से होकर गुजारते हैं तो यह कुछ विकिरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और यहाँ पर काली काली पट्टियाँ या काली काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो दो प्रकार का होगा, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होगा, दूसरा क्या होगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम होगा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होगा, उत्सर्जित पदार्थ द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को जब प्रिज्म या ग्रेटिंग से विश्लेषित किया जाता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के क्या प्रकार हो सकते हैं, सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जिसमें सभी तरंगदैर्ध्य बिना अंतराल के होते हैं। गर्म ठोस पदार्थ बल्ब का फिलामेंट से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो गया, सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, निश्चित तरंगदैर्ध्य पर चमकीली रेखाएं होती हैं, जैसे हाइड्रोजन सोडियम जब परमाणु अवस्था में होते हैं तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह क्या होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। बैंड स्पेक्ट्रम जब कोई पदार्थ आणविक अवस्था में होता है तो निकटवर्ती रेखाएं मिलकर बैंड बनाती हैं, जैसे नाइट्रोजन N2 गैस है, तो इससे जो प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होगा वो क्या होगा, बैंड होगा। अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या करेंगे, जब कोई प्रकाश स्रोत प्रकाश निकालेगा तो उसको किसी ठंडे पदार्थ से होकर गुजारेंगे। जब श्वेत प्रकाश किसी पदार्थ से होकर गुजरता है और कुछ तरंग दैर्ध्य अवशोषित हो जाते हैं, वह पदार्थ अपने गुणधर्म के आधार पर कुछ प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है, तब प्राप्त स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अर्थात जो प्राप्त पर्दे पर प्राप्त स्पेक्ट्रम होता है उसमें कुछ काली रेखाएं होती है, वो काली रेखाएं अनुपस्थित होती है, वह पदार्थ उनको अवशोषित कर चुका होता है। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम भी कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का, सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम, रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम, बैंड अवशोषण स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम जिसमें कुछ तरंगदैर्ध्य अवशोषित होते हैं, रेखीय में उज्ज्वल पृष्ठभूमि काली रेखाएं दिखाई देती हैं, और अणुओं द्वारा अवशोषित से काले बैंड बनते हैं। तो दो प्रकार के स्पेक्ट्रम हमने देखा, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम देखा और एक अवशोषण स्पेक्ट्रम देखा। अब हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होगा इसके बारे में देखते हैं।
हाइड्रोजन जब कम दाब पर हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन कराया जाता है तो यह विशिष्ट तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करती है। इसे हाइड्रोजन उत्सर्जन वर्णक्रम कहते हैं। ये रेखाएं इलेक्ट्रॉन के एक ऊर्जा स्तर से दूसरे स्तर में संक्रमण के कारण उत्पन्न होती हैं। यहाँ यह स्पेक्ट्रम ट्यूब है जिससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया जाता है। इस ट्यूब को इस ट्यूब में यदि हम क्या लगाते हैं, विद्युत विसर्जन करते हैं तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। चलिए आके देखते हैं कैसे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। यहाँ से विद्युत विसर्जन करने पर ये दृश्य क्षेत्र दिखाई देता है। आप देखेंगे यहाँ दृश्य क्षेत्र दिखाई देता है। यह जो स्पेक्ट्रम है ये कैसे स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमारे दृश्य भाग में दिखाई देता है, हम आगे देखेंगे कि बामर श्रेणियाँ होती हैं। इसमें 4 प्रकार की रेखाएं मिलती हैं, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच डेल्टा। ये जो चारों प्रकार की स्पेक्ट्रम में रेखाएं होती हैं जो हमारी आंखों को दिखाई दे रही हैं, जिनका तरंगदैर्घ्य 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम है, तो ये हमारे बामर क्षेत्र में, दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। तो हाइड्रोजन वर्ण की पहली 4 रेखाएं बामर श्रेणी की होती हैं और तब उत्पन्न होते जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है। अब जब यदि हम पूरे स्पेक्ट्रम का, हाइड्रोजन के पूरे स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं तो हाइड्रोजन के कई एनर्जी लेवल होते हैं। पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, इस प्रकार ये विभिन्न कक्षाएं होती हैं। ऊपर की ओर जाने पर, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर ऊर्जा का मान क्या होता जाता है, बढ़ता है। अब यदि ये जो इलेक्ट्रॉन है उच्च ऊर्जा अवस्था से पहली अवस्था में आते हैं, 7वें से पहले पर, 6वें से पहले पर, 5वें से पहले पर, इस प्रकार तो जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलेंगी ये लाइमर श्रेणी होगा। यदि दूसरे में आता है तो जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलती है इसको बामर श्रेणी कहते हैं। यदि तीसरे में आता है तो इसको पास्चन कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं और फुंड कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन का एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें 2 प्रकार की रेखाएं मिलती हैं, यूवी में जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता है, और ये बीच में दृश्य होता है, बामर श्रेणी, ध्यान रखना, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में मिलती है। और जो अवरक्त जो IR क्षेत्र है यह भी अदृश्य क्षेत्र होता है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, रिडबर्ग ने क्या फार्मूला दिया, यदि हम क्या देखें, तरंग संख्या देखिए, न्यू बार का मान क्या होता है, 1/λ। तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। और रिडबर्ग का एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, न्यू बार बराबर R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ n1 का मान n2 से सदैव कम रहेगा, मीन्स n2 हमेशा n1 से अधिक होगा। यदि n1 1 है तो n2 2 होगा, n1 2 है तो n2 3 4 5 होगा। तो n1 का मान हमेशा, जो n2 होगा, n2 का मान n1 से बड़ा होगा। और R रिडबर्ग नियतांक है, R बराबर 1.097 गुणे 10⁻7 पर मीटर। ये रिडबर्ग नियतांक कहलाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार की सीरीज मिलती हैं। ये n1 की वैल्यू, फिर हमें n2 की। तो पहला मिलती है लाइमन सीरीज। जब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पाँचवें में, पहली कक्षा में आता है, पहले ऑर्बिट में आता है। जब ये पहले ऑर्बिट में आता है तो इस समय ये जो पहले ऑर्बिट में आता है तो इस समय जो सीरीज मिलती है वो लाइमन सीरीज मिलती है। और ये किस क्षेत्र में मिलती है, ये पराबैंगनी क्षेत्र में मिलती है, अर्थात हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती है। और यहाँ से हम वेवलेंथ 91 से 122 नैनोमीटर के बीच होती है। दूसरा, ये हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती है। दूसरा आता है हमारे पास कौन सा, ये बामर सीरीज है। बामर जब उच्च ऊर्जा अवस्था से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये हमारी आंखों को दिखाई देता है, ये दृश्य क्षेत्र है। और यहाँ की तरंगदैर्घ्य होती है 364 से 656 नैनोमीटर के बीच होती है, जो कि हमारी आंखों को दिखाई देती है। तो ये पहले थी लाइमन, अवरक्त में मिल रही है। कहाँ मिल रही है, अवरक्त में। दूसरा कहाँ मिल रही है, बामर। कहाँ मिल रही है, विजुअल में। तीसरा है पास्चन। पास्चन कहाँ मिलती है, IR की। जब उच्च ऊर्जा अवस्था से चौथे, पाँचवें, छठवें से कहाँ आता है, तीसरे सेल में आता है इलेक्ट्रॉन या कक्ष में आता है, तो यह अवरक्त क्षेत्र में ये तरंगे दिखाई देती हैं। और इसका वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य 820 से 1875 नैनोमीटर के बीच होता है। अब यदि हमारी इलेक्ट्रॉन कहाँ से उच्च ऊर्जा अवस्था से चौथे कक्षा में आता है तो यह भी, यहाँ जो उत्सर्जित रेखाएं होती हैं वो IR क्षेत्र में होती हैं। और यहाँ की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, 1458 से 4051 नैनोमीटर के बीच होता है। इसी प्रकार जो पाँचवीं सीरीज होती है वो क्या होती है, फुंड होती है। जब उच्च ऊर्जा अवस्था से छठवें, सातवें, 8वें से 5वें कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है तो ये फार दूर अवरक्त क्षेत्र में ये रेखाएं हमको मिलती हैं, सीरीज मिलती है, जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, 2279 से 7460 नैनोमीटर।
अब हम देखेंगे कि बोर के सिद्धांत के द्वारा बोर के सिद्धांत के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कैसे व्याख्या की जा सकती है। तो बोर के सिद्धांत में मुख्यतः दो अपग्रेड सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है कोणीय संवेग का अपग्रेड। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसके लिए उनका जो कोणीय संवेग होता है h/2π का पूर्ण गुणक होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका सिद्धांत है वह आवृत्ति की शर्त है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाएंगे तो ना तो ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे ना अवशोषित करेंगे, लेकिन जब ये निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा अवस्था में जाते हैं तो क्या करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। और वहाँ कितने समय तक रहेंगे उच्च ऊर्जा अवस्था में, 10⁻8 सेकंड रहेंगे और तत्काल फिर से कहाँ आएंगे, अपने ग्राउंड स्टेट या सुषुप्तावस्था में आएंगे और निश्चित तरंग दैर्ध्य के या निश्चित आवृत्ति के विकिरण को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो बोर के सिद्धांत क्या, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही परिक्रमा करता है। यह आवश्यक शर्त है कि जो कक्षा की कोणीय संवेग होगा वह h/2π का पूर्ण गुणक हो। इन कक्षाओं में रहते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। यही कारण है कि जो परमाणु होता है स्थायी होता है, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहे हैं उसमें वो करते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। जो nवीं कक्षा की ऊर्जा की हम गणना करते हैं, nवीं कक्षा किसी इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की गणना हम कैसे करते हैं, En बराबर 13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कक्षाओं की ऊर्जा होती है ऋणात्मक होती है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ऊर्जा का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि ऋणात्मक मान क्या होता है, घटता है। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी में जाता है। जब निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में जाएगा तो ऊर्जा को अवशोषित करेगा और जब उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में आएगा तो ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। यह उत्सर्जन या अवशोषण क्या होता है, पूर्ण क्वांटा में होता है, अर्थात असतत होता है। ऊर्जा जिस प्रकार ऊर्जा क्या होती है, असतत होती है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षाओं में ये जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है क्वांटीकृत होती है। hν बराबर En2 - En1। यहाँ ये निम्न ऊर्जा अवस्था है, ऊर्जा ग्रहण करने के बाद E1 या E2 में जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा मिली है। जब E2 से E1 में आ सकता है या E2 से E0 में आ सकता है तो ये क्या करता है, निश्चित तरंग दैर्ध्य या निश्चित आवृत्ति ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं वृत्ताकार कक्षाएं हैं, नाभिक है, नाभिक से पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इस प्रकार चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में जाएगा और जब उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में आता है तो निश्चित ऊर्जा, दोनों की ऊर्जाओं में जो अंतर होता है डेल्टा ई, वह hν के बराबर फोटॉन के रूप में या विकिरण के रूप में ऊर्जा क्या करता है, उत्सर्जित करता है। और यही हमको स्पेक्ट्रमी रेखाओं के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कई कक्षाएं होती हैं। ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, पांचवी, छठवीं। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, अंतिम से पहली में या दूसरी चीज से, तो यहाँ पर लाइमन मिलती है, फिर दूसरे में, तीसरे में लाइमन, बावन, पास्टन, ब्रैकेट और फुन, इस प्रकार की श्रेणियाँ मिलती हैं। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्या परिणाम है, क्या महत्व है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अध्ययन से हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला है ऊर्जा स्तरों का क्वांटीकरण सिद्ध हुआ। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम दर्शाता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा स्तरों में ही रह सकते हैं। जो हमारी क्लासिकल भौतिकी, जो क्लासिकल फिजिक्स थी या शास्त्रीय भौतिकी, वो असफल है। शास्त्रीय सिद्धांत हाइड्रोजन के विविध स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके, जिससे क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता सिद्ध हुई। बोर के परमाणु मॉडल का समर्थन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोर मॉडल द्वारा सफलतापूर्वक समझाया गया, जिससे सिद्ध होता है कि नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षाएं होती हैं और ये निश्चित कक्षाएं होती हैं। अगला है कोणीय संवेग संरक्षण। परमाणु की स्थिरता की व्याख्या, इलेक्ट्रॉन केवल कक्षा परिवर्तन समय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं, इसलिए परमाणु स्थिर रहता है। स्पेक्ट्रल श्रेणियों की अवधारणा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से लाइमन, बामर, पास्चन आदि श्रेणियों की जानकारी मिली जो विभिन्न ऊर्जा स्तरों से संबंधित है। परमाणु गुणों का निर्धारण स्पेक्ट्रम की सहायता से निम्नलिखित ज्ञात किया जा सकता है। ऊर्जा स्तर, आयनीकरण ऊर्जा, रिडबर्ग नियतांक। आधुनिक परमाणु इस भौतिकी की नींव, हाइड्रोजन परमाणु ने क्वांटम यांत्रिक और आधुनिक परमाणु सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, share and leave a comment. Thank you.